कैसे हो बच्चों? ऑल गुड? यस सर। यस सर। तो क्या डिस्कस किया था लास्ट क्लास में? वी वर डिस्कसिंग चार्जिंग कैसे होता है ना? मेथड्स ऑफ चार्जिंग हम स्टार्ट कर दिए थे। यस सर। व्हाट आर द थ्री मेथड्स ऑफ चार्जिंग, शिवराज? शिवराज? यस सर। सर फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन। अच्छा, फ्रिक्शन से कैसे चार्जिंग होता है? ड्यू टू रबिंग। ड्यू टू रबिंग। क्या फिनोमिना है जिसकी वजह से रबिंग से चार्ज जनरेट होता है? कुंज? सर इलेक्ट्रॉन्स आयनाइज्ड एयर में चले जाते हैं उससे। हाँ बेटा। सर मूविंग ऑफ चार्जेस इन आयनाइज्ड एयर, उससे तो स्पार्क जनरेट होता है। मैंने सर आपको पूरा फिर प्रोसेस समझाया था। जब दो बॉडीज को रब करते हो तो क्या होता है, यस सर। उनके सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपस में एक दूसरे बॉडीज में ट्रांसफर होने की टेंडेंसी रखते हैं, और जो बीच में गैप होता है, अगर उस गैप में एयर है और इलेक्ट्रॉन अगर जंप करता है तो फिर वो एक स्पार्क की तरह से वहां पर आ जाता है सामने। ठीक है? यस यस। चलो, ये बात होगी फ्रिक्शन की। कंडक्शन, प्रेमपाल? यस सर। सर कंडक्शन एक मीडियम के थ्रू जो से चार्जेस का ट्रैवल होता है। जस्ट अ सेकेंड। हाँ बेटा। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चार्जेस का ट्रैवल होना कंडक्शन। Charge Through a always medium. flows from high potential to low potential. लो Is it? पोटेंशियल। Is it true? यस सर। हाँ? Charge always flows from high potential to low potential. It is true. Always. मान लो मेरे पास दो बॉडीज हैं, है ना? Let us say I have one body as this. एक ये स्फीयर हो गया मेरे पास, और एक और स्फीयर हो गया। Let us say दूसरा बॉडी ये है हमारे पास। ठीक है? अब इस बॉडी का पोटेंशियल हमने कहा, लेट अस से दिस बॉडी हैज पोटेंशियल V1 एंड दिस बॉडी हैज पोटेंशियल V2, और V1 इज ग्रेटर देन V2। तो क्या होगा जब हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे? मान लो हमने ये स्विच लगा दिया यहां पर और इसको स्विच को ऑन कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएगा? V1 टू V2 जाएगा या V2 टू V1 जाएगा? सर V1 टू V2। V1 टू V2 क्यों जाएगा? V1 टू V2? सर क्योंकि V2 लो पोटेंशियल है। V2 लो पोटेंशियल है, V1 हाई पोटेंशियल है। दैट्स वेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। क्या बोला था मैंने आपको? कि चार्ज का जो भी फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है? द फ्लो ऑफ चार्ज इज ऑलवेज देयर ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस डायरेक्शन में किसी भी चार्ज पर फोर्स लगेगा, दैट विल बी Q इनटू E, है ना? अब ये देखो, ये चार्ज वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो फिर क्या होगा? जिधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपवर्ड, तो फोर्स भी बॉडी पर किधर की तरफ लगेगा? अपवर्ड लगेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है तो फोर्स भी किधर लगेगा? डाउनवर्ड लगेगा। लेकिन ये कब होगा? जब चार्ज पॉजिटिव हो। लेकिन अगर चार्ज ही नेगेटिव हो गया तो क्या हो जाएगा? फिर रिवर्स हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ हो गया और चार्ज इज नेगेटिव, तो उस कंडीशन में क्या होगा? नेगेटिव चार्ज के लिए फोर्स की जो डायरेक्शन हो जाएगी वो इधर की तरफ हो जाएगी। इज दैट क्लियर? यस सर। हाँ, अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा किधर से किधर की तरफ होती है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? कहां से कहां की तरफ होती है? हाई पोटेंशियल डिफरेंस टू लो पोटेंशियल।
हाई पोटेंशियल डिफरेंस टू लो पोटेंशियल डिफरेंस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया कुंज, मजेदार। पोटेंशियल डिफरेंस में भी हाई पोटेंशियल डिफरेंस और लो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया है। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल बोलो तो चलेगा, हाई पोटेंशियल डिफरेंस टू लो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं चलेगा। समझ गए? यस सर। लॉकडाउन चलेगा कि नाइट कर्फ्यू चलेगा? सर लॉकडाउन। कौन है ये लॉकडाउन वाला? सॉरी सर। हाँ चलो, तो मजाक की बात अलग। यहां पर बेसिकली आपको हमेशा ये देखना होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू की हम बात करते हैं, E इज ऑलवेज, ये सारी चीजें हम डिटेल में लेटर ऑन पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं ताकि अब दोबारा आप ये बात मत करो, ये बोलना पाप है कि चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल मूव करता है। समझ गए? ये पाप है ये। ऐसे बोलना ही नहीं है कि चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल ट्रैवल करता है। यू हैव टू स्पेसिफाई विच चार्ज ट्रैवल्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? दोनों चार्ज एक तरीके से नहीं चल सकते। यस सर। अंडरस्टूड और नॉट? हमेशा पॉजिटिव चार्ज की बात की जाएगी, तो पॉजिटिव चार्ज किधर से किधर चलेगा और नेगेटिव चार्ज किधर से किधर चलेगा, ये जानना बहुत जरूरी है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV अपॉन dr होता है। ठीक है, तो अब अगर दो पॉइंट्स हैं, मान लो एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, इन दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल मान लो मैंने कहा V1 है, इधर V2 है, तो इधर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या लिखेंगे बेटा? पोजीशन वेक्टर। इसको ऐसे समझो, लेट अस मेक इट इन दिस वे। मैं इसको थोड़ा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम से समझाता हूं आपको, है ना। हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया, लेट अस से ये हमारे लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। ठीक है, अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में पहला वाला जो पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर ये हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर ये हो गया। अब देखो, इन दोनों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर पता है, तो अगर हम 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं तो ये हमारे लिए पोजीशन वेक्टर dr हो जाएगा। दिस विल बी द dr वेक्टर। ठीक है, तो दिस इज द dr वेक्टर फॉर अस, मतलब इधर से इधर की तरफ आप जा रहे हो। अब अगर मैं कहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात लिखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप क्या लिखोगे भाई? E विल बी रिटन एज माइनस ऑफ dV बाई dr, मतलब ये इनिशियल पोटेंशियल है, ये फाइनल पोटेंशियल है, तो हम क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई dr, यही लिखेंगे। कोई दिक्कत है? नो सर। अब मुझे बताओ, अगर मैं कहता हूं V1 इज हाई, V2 इज लो, V1 कैसा है? हाई, V2 हाई। कैसा है? लो। लो। ठीक है, तो यहां से यहां पर ये जो V2 माइनस V1 वैल्यू है, ये पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? V2 माइनस V1 वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? नेगेटिव। नेगेटिव, और आगे नेगेटिव और लगा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव। हो गया कि नहीं हो गया? Yes. तो इलेक्ट्रिक Yes, sir. फील्ड अगर पॉजिटिव हो गया तो इसका मतलब है कि हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहां से यहां की बात करेंगे, तो इस सिचुएशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किधर की तरफ होगी बेटा? आई विल से इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड इन दिस डायरेक्शन। ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां हुई बेटा? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल हुई कि नहीं हुई? यस सर। है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल डायरेक्टेड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल है, तो अगर हम पॉजिटिव चार्ज ले जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां ट्रेवल करेगा? पॉजिटिव चार्ज विल ट्रेवल फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज की बात करें तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर की तरफ लगेगा बेटा? उल्टी डायरेक्शन में लगेगा कि नहीं लगेगा?
तो नेगेटिव Yes, चार्ज sir. किधर से किधर फ्लो करेगा? लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल. Potential to high potential. अंडरस्टूड और नॉट? Yes, sir. कंसेप्ट क्लियर है? चार्जेस की जब भी बात होगी तो सभी चार्ज एक डायरेक्शन में नहीं चलते हैं. पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल. High potential. इज दैट अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes. तो बताओ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा फिर? Sir, इलेक्ट्रॉन की V2 to डायरेक्शन V1. ऑफ मूवमेंट क्या होगी बताओ? So V2 to V1. इलेक्ट्रॉन विल बी ट्रैवलिंग फ्रॉम V2 to V1. V2 to V1. इस डायरेक्शन में दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. Yes, sir. है ना? अगर मैं आपसे कहूं कि एक पॉजिटिव चार्ज है, कोई Q1 चार्ज पॉजिटिव है, Q पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, तो ये बताओ किधर से किधर की तरफ ट्रैवल करेगा? पॉजिटिव चार्ज किधर से किधर की तरफ जाएगा? इट विल मूव फ्रॉम V1 टू V1 to V2. ठीक है. मतलब आपको क्या दिमाग में नोट करके चलना है? यू हैव टू नोट डाउन टू बेसिक पॉइंट्स. इनको अलग से नोट करके लिख लो. पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम कहां से कहां जाता है? हाई पोटेंशियल टू Low potential. लो पोटेंशियल. और नेगेटिव चार्ज किधर से किधर जाता है बेटा? नेगेटिव चार्ज High फ्लोज potential. फ्रॉम High to low. नेगेटिव चार्ज भी हाई टू लो. Low to high. लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल. कुंज रात में कौन सी मूवी देखी? Infinity War. कौन सी? Infinity War, Avengers. वेरी गुड वेरी गुड. इसीलिए सोए नहीं हो रात में? समझ में आ रहा है मुझे? नींद अभी आ हाँ रही है? सर, मतलब टाइम के अंदर ही देखी थी सर. 10-11 बजे खत्म हो सो गई. लिया करो, नहीं तो यही बोलते रहोगे हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल हमेशा. नोट कर लिया इसको बेटा? Yes, sir. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. थर्ड थिंग जो हमने बात की थी इंडक्शन की. प्रेमपाल बताओ इंडक्शन क्या होता है? इंडक्शन जब हम दो चार्ज मतलब एक अनचार्ज बॉडी है और एक चार्ज बॉडी है. चार्ज बॉडी को जब हम अनचार्ज के पास लेके आते हैं, अनचार्ज बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चार्ज बॉडी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है. इंडक्शन को अगर हम बोले तो बहुत सिंपल फॉर्म में समझें. आपने क्या गड़बड़ी की आप भी बताना फिर मुझे. इंडक्शन इज अ फिनोमिना of redistribution of charges. Redistribution of charges when a charged body is brought near to a अच्छा. charged oblique uncharged body. ठीक है. कोई भी एक चार्ज्ड बॉडी को अगर हम किसी दूसरी बॉडी के पास ले जा रहे हैं,
अब वो दूसरी बॉडी कैसी हो सकती है? दूसरी बॉडी चार्ज्ड भी हो सकती है, दूसरी बॉडी अनचार्ज्ड भी हो सकती है। सो ये मत सोचना कि एक चार्ज को अनचार्ज के पास ले जाए तभी इंडक्शन होगा। इंडक्शन हर केस में होगा। इंडक्शन विल टेक प्लेस इन ऑल द केसेस। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, इंडक्शन क्यों होता है वो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। क्यों होता है? मान लो हमने कहा कि लेट अस से वी आर टेकिंग वन बॉडी, ठीक है, हमने एक बॉडी लिया, लेट अस से वी हैव टेकन वन स्फीयर ओवर हियर, ठीक है, और दूसरा स्फीयर ये लिया। ये स्फीयर को हमने नाम दे दिया ए, ये स्फीयर को नाम हमने दे दिया बी। अब इसके पास चार्ज है कुछ, और मान लेते हैं इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज हर जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। बी भी एक चार्ज बॉडी है मेरे पास। इसके पास कौन सा चार्ज लें बताओ? तुम लोगों की क्या इच्छा है? पॉजिटिव ले लें, नेगेटिव ले लें? पॉजिटिव ले लेते हैं, चलो ठीक है, पॉजिटिव ले लिया। बी पर भी एक पॉजिटिव चार्ज है। अब जब हम इन दोनों को पास में लेकर के आएंगे तो क्या होगा? थोड़ा सा इस चीज को अच्छे से समझना है। When I bring a charged body near to another charged body, अब इसमें देखो क्या होगा, ये बॉडी अपना एक फील्ड क्रिएट करेगी कि नहीं क्रिएट करेगी? जब ये बॉडी अपना कुछ फील्ड क्रिएट करेगी तो जैसे ही ये इसके पास में आएगी तो यहां पर ये जो सारे जो चार्ज हैं पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी की वजह से क्या फील करेंगे? दीज पॉजिटिव चार्ज विल बी फीलिंग रिपल्शन ड्यू टू दिस चार्ज, है ना? Yes, sir. तो ये जो चार्ज है, ये सारे के सारे चार्जेस पे हमको एक रिपल्सिव फोर्स मिलेगा। और इस रिपल्सिव फोर्स की वजह से क्या होगा? बिकॉज ऑफ दिस रिपल्सिव फोर्स ये जो चार्ज है ये शिफ्ट होने लगेगा। और ये चार्ज किधर की तरफ शिफ्ट होगा? दिस चार्ज विल स्टार्ट ट्रैवलिंग Backward. ये चार्ज जाकर के इधर की तरफ शिफ्ट होने लगेगा। तो ये भी तो रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ कि नहीं हुआ? यस, है ना? Yes, sir. तो रीडिस्ट्रीब्यूशन तो कोई भी बॉडी किसी के पास लेके आ जाओ, बस दोनों में से किसी एक बॉडी के पास चार्ज होना चाहिए, दोनों अनचार्ज नहीं होने चाहिए, ठीक है? वन ऑफ द बॉडी शुड हैव चार्ज. In that condition, there will always be a redistribution of charges, and this phenomena we say it as induction. Is that Yes, clear sir. or not? Yes, sir. छाप लो इसको जल्दी से। जन्नत अर्शिया। Sir. हो गया बेटा? यस सर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। तो अब बेसिक फिनोमिना आपको क्लियर हो गए, थ्योरेटिकल पार्ट हमें काफी कुछ समझ में आ गया कि भाई चार्ज होता क्या है, उसका बिहेवियर कैसा है, हम किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं, किसी बॉडी को अगर चार्ज नहीं है उसके चार्ज को रिडिस्ट्रीब्यूशन करना है तो क्या होगा, कौन सी फिनोमिना है, ये सारी चीजें थ्योरेटिकली अब हमें समझ में आ गई। अब हमें दूसरे पॉइंट पे जाना है कि अगर इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल सिचुएशंस हैं तो इनको हम कैसे डील करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद सम बेसिक प्रॉब्लम्स। अभी तक हम जो मैथमेटिकली जानते हैं वो सिर्फ एक ही चीज जानते हैं कि भाई जो चार्ज होगा किसी भी बॉडी पर वो क्या होगा, n टाइम्स ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा, और ये वैल्यू पॉजिटिव होगी इफ इलेक्ट्रॉन आर
लीविंग द बॉडी। और ये वैल्यू नेगेटिव होगी इफ इलेक्ट्रॉन्स आर accumulating on the body। यस सर। यही चीज जानते हैं, है ना। तो चलो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, calculate total positive charge on 12 gram of carbon। ट्राई करो। पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से होता है बेटा? रिजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लीविंग। नहीं, किसी भी, अगर हम एटम में बात करें तो किसी एटम में पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से होता है? ट्रांसफर की बात नहीं कर रहे हैं। जो भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं प्रोटॉन्स, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हमें टोटल पॉजिटिव चार्ज निकालना है 12 ग्राम कार्बन पर, तो हमको क्या देखना पड़ेगा? हमको यह देखना पड़ेगा कि कितना प्रोटॉन्स है इस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कार्बन में। तो हमारे पास देखो 12 ग्राम की अपने को वैल्यू दी हुई है। तो सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कार्बन न्यूक्लियस में क्या होता है। बता सकते हो कार्बन न्यूक्लियस में क्या क्या चीज होती है? व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन? +4। +4। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन कितने होंगे? 6 होंगे। तो इसका मतलब कार्बन में हमें 6 तो प्रोटॉन्स मिलते हैं और 6 हमें न्यूट्रॉन मिलते हैं, तभी जाकर के तो टोटल 12 होता है। यस और नो? ये बात है एक एटम ऑफ कार्बन की। अब मुझे ये बताओ टोटल कितने एटम्स होंगे 12 ग्राम में? क्योंकि अपने लिए क्या जरूरी है, हमें यह निकालना है कि भाई टोटल कितने एटम्स है पहले, तब तो हम एक एटम के हिसाब से बाकी सबका टोटल प्रोटॉन निकाल सकते हैं कि नहीं। तो मुझे बताओ 12 ग्राम का मतलब हाउ मेनी मोल्स? 1 मोल। ऑब्वियसली 1 मोल। और 1 Yes, मोल sir. में कितने एटम होते हैं बेटा? 6 point यू हैव Avogadro's नहीं। number, that is Na, Na। और ये वैल्यू कितना होता है बेटा? 6.023 into 10 to the power 23। तो मैंने इसको 6 लिख दिया फॉर सिंप्लीफिकेशन। यस सर। है ना? इतना चीज समझ में आ Yes, गया ना sir. बेटा? यस सर। अब मुझे बताओ इतने अगर एटम्स हैं तो एक एटम में अगर 6 प्रोटॉन है तो इतने एटम्स में कितने प्रोटॉन्स होंगे? तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाल सकते हो बेटा? हाउ मेनी Yes, प्रोटॉन्स yes, विल बी sir. देयर? टोटल सर नंबर ऑफ 36 into प्रोटॉन्स 10 to the power 23। is equal to 6 into 6 into 10 to the power 23, which is equal to 36 into 10 to the power 23। है ना? कितने Yes, प्रोटॉन्स sir. हो गए? अब Yes, sir. एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है बेटा? चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन कितना होता है? +1।
हाँ, तो इसकी 1 वैल्यू point कितनी होती है बेटा? 1 चार्ज E. और 1 प्रोटॉन 1 E के बराबर होती है ना, तो Yes, sir. दैट इज इक्वल टू प्लस E विच इज इक्वल टू प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस -9. 19 कूलॉम, यही होता है ना? तो अब बताओ Yes, sir. इतने प्रोटॉन्स जो हमको दिए हुए हैं, कितने प्रोटॉन्स दिए हुए हैं अपने पास? 36 इंटू 10 टू पावर 23, 30. है ना? Yes, तो ये sir. जो प्रोटॉन्स हैं इन पर अपने को कितना वो मिलेगा? तो टोटल चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कितना होगा भाई? टोटल पॉजिटिव चार्ज will be, how much it will be? Sir, 36 into 1.6. into 10 to the power 23 into 1.6 into 10 to the power minus 19 -19 कूलम। coulomb. अब इसको सॉल्व करना बाकी रह गया, सॉल्व कर लो। कितना Yes. आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 1696, 6 आया बाहर, 9 कैरी 57 into 10 to To the the power power. 57.6 into 10 to the power 4. Understood or not? Yes, sir. सिंपल सा क्वेश्चन था। Yes, sir. कर दो, अगला क्वेश्चन कर लो फिर तो। राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो लिख लिया होगा? Yes, sir. Sir, लिख लिया. लिख लिया? Sir. चलो, नोट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। A body carries plus 3.2 microcoulomb charge. What is the mass loss of the body? How will I calculate the mass loss? किसी भी बॉडी पे अगर पॉजिटिव चार्ज आया है तो वो कैसे आया होगा? इलेक्ट्रॉन्स अगर उससे leak इलेक्ट्रॉन्स गए होंगे। तो अगर हम ये निकाल लें कि कितने इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, तो क्या हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि उन इलेक्ट्रॉन का मास कितना कम हुआ? Yes, sir. तो Yes, कैलकुलेट sir. करो ना, ट्राई आउट। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले निकालो, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q डिवाइडेड बाई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। Q कितना दिया हुआ है अपने को? 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो ये वैल्यू कितना आ गया बेटा? n इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 13। मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स गए हैं। अब मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा? मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना होता है? 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, है ना? तो अब Yes, बताओ, yes, sir. अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 इंटू 10 टू पावर 13, तो टोटल मास लॉस कितना हो जाएगा भाई? टोटल मास लॉस will be equal to 2 into 10 to power 13
इंटू 9.1 इंटू 10⁻³ kg। इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा बेटा ये 18.2 इंटू 10⁻18 kg। सर बॉडी का एक्चुअल मास निकाल सकते हैं हम ऐसे? बॉडी का एक्चुअल मास कैसे निकाल सकते हो? उसके लिए आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि भाई उस बॉडी पे टोटल चार्ज कितना है। यहाँ टोटल चार्ज थोड़ी Yes, दिया sir. हुआ है। दिस इज Yes, जो sir. भी किसी भी बॉडी पे चार्ज हमको दिया जाता है कि बॉडी हैज दिस मच अमाउंट ऑफ चार्ज, वो बेसिकली क्या होता है? डिफरेंस ऑफ चार्जेस ऑफ ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। डिफरेंस Okay, होता है, sir. वो एक्चुअल Yes, sir. टोटल नहीं होता है ना? Yes, sir. टोटल मास ऑफ द बॉडी नहीं निकाल सकते हम, सिर्फ मास लॉस निकाल सकते हैं कि इतना मास लॉस होगा। अगर Yes. इसके इक्विवेलेंट, यहीं पे एक अगला क्वेश्चन ये बन सकता था कि जितना ये मास लॉस हुआ है उसके इक्विवेलेंट एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होगी, तो वो हम कैसे निकालते भाई? हाउ विल आई वुड हैव कैलकुलेटेड? बेटा क्लास 11th में पढ़ा होगा, कोई भी मास लॉस हो रहा है अगर हम उसको कंप्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट कर दें तो वो किस इक्वेशन के थ्रू करते हैं? आइंस्टाइन इक्वेशन पढ़ा है ना? कितना होता है? E इज इक्वल टू डेल्टा M एन square. इंटू सी स्क्वायर, डेल्टा एम स्क्वायर, यस है ना? तो अगर अपने को वैसा भी क्वेश्चन आए तो हम उसको कर सकते हैं, मास लॉस को कन्वर्ट करके एनर्जी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यस। Talking about the next question. Next question लिखो, write it as body A transfers 6 into 10⁻16 electrons to a body B and receives 4 into 10⁻15 electrons from a body C. Initially, all three bodies were neutral what will be final charges on ABC? तीन बॉडी है अपने पास,
एक बॉडी ए हो गया, एक बॉडी बी हो गया और एक बॉडी सी हो गया। ये 3 बॉडीज, ये सी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। इनिशियली तीनों कैसे थे? इनिशियली तीनों न्यूट्रल थे। न्यूट्रल। अब क्या हुआ? व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर नाउ? अब क्या हो रहा है? ये बॉडी अपने आप एक दूसरे को चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं। कैसे? कि ए ने ट्रांसफर किया कुछ इलेक्ट्रॉन्स को बी पर, तो ए ने बी पर कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किए? यहां से यहां बी पर इलेक्ट्रॉन गए और सी ने ए पर ट्रांसफर किए, तो इलेक्ट्रॉन सी से ए में ट्रांसफर हुए। इज दैट क्लियर और नॉट? यही दिया ना आपको, सर? है ना? तो Yes, sir. ए ने बी को कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए बेटा? 6 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स। और सी ने ए को कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए बेटा? 4 × 10⁻15 इलेक्ट्रॉन्स। इनिशियली पहले न्यूट्रल थे, तो बताओ अब सी ने अकेला क्या किया? सी ने तो सिर्फ दिया ही दिया है, लिया नहीं है। तो जिसने दिया है वो हमेशा क्या रहेगा? वो हमेशा पॉजिटिव में रहेगा। पॉजिटिव। ठीक है, तो सी पे जो चार्ज आएगा वो कैसा चार्ज आएगा? सी विल ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव चार्ज एक्टिंग ऑन इट। पॉजिटिव। तो सी पर जो टोटल चार्ज आएगा, सी पर चार्ज आएगा, चार्ज ऑन सी, इट विल बी पॉजिटिव चार्ज। और कितना होता है? Q इज इक्वल टू N इंटू ई। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए इसने बेटा? 4 × 10⁻15। और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 1.6 × 10⁻−19 कूलॉम, है ना? तो इतना टोटल चार्ज इस पर आया। और ये चार्ज कैसा है? दिस चार्ज इज पॉजिटिव चार्ज। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? दिस वैल्यू विल बी 4 × 1.6 हो गया 6.4 × 10⁻⁻4 कूलॉम। और ये कौन सा चार्ज आया बेटा? पॉजिटिव चार्ज। ये तो बात होगी चार्ज सी। अब बात करते हैं बी की। बी ने क्या किया है? बी ने सिर्फ लिया है, तो जो लेता है वो हमेशा नेगेटिव में रहता है। तो बी पर अगर चार्ज देखा जाए तो चार्ज ऑन बी कितना होगा बताओ? चार्ज ऑन बी विल बी नेगेटिव। और कितना होगा बेटा? 6 × 10⁻16 इंटू 1.6 × 10⁻−19। कितना हो जाएगा बेटा? 9.6 नेगेटिव में इंटू 10⁻−3 कूलॉम। -3। ठीक है, ए का थोड़ा सा मामला गड़बड़ है। इसने दिया भी है और इसने लिया भी है। तो हम ये देखेंगे कि कितना नेट इफेक्ट क्या है। इसने दिया ज्यादा है या लिया ज्यादा है? तो इसने लिया कितना है बेटा? 4 × 10⁻15। दिया कितना है? 6 × 10⁻16। मतलब इसने टोटल कितना क्या किया भाई? एक्स्ट्रा क्या किया? इसने दिया ज्यादा है या लिया ज्यादा है? दिया ज्यादा। दिया ज्यादा है, तो इसका मतलब इस पर चार्ज क्या आना चाहिए? चार्ज पॉजिटिव ऑन ए, दैट शुड बी पॉजिटिव। और कितना डिफरेंस है? डिफरेंस कितना है बेटा? इसको भी हम 16 में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा भाई? 6 - 0.4 इंटू 10⁻16। ये तो हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इसने एक्स्ट्रा दिए हैं। और हर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है बेटा? 1.6 × 10⁻−19 कूलॉम। और ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा क्योंकि नेट इफेक्ट इसका देने का है, लेने का नहीं। तो व्हाट विल बी दिस वैल्यू? कितना हो जाएगा बेटा? 6 - 0.4 कितना हो गया? 5.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−3 पॉजिटिव में कितना हो जाएगा बेटा ये वैल्यू? 8.96। समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं, जो चार्ज कैलकुलेशंस या ये सब चीजें हैं,
ये आपको बोर्ड में पूछे जाएंगे, दीज थिंग्स विल नॉट बी आस्क्ड यू इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, लेकिन हाँ ये बेसिस जरूर होते हैं, तो इसलिए हम एक एक दो दो क्वेश्चंस इस तरीके के डिस्कस कर रहे हैं। अब थोड़ा सा अगले पॉइंट पे हम एड ऑन करेंगे। तो पहले आपको ये चीजें क्लियर होना चाहिए कि चार्जेस को कैलकुलेट करना है, तो हाउ विल आई कैलकुलेट? कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। ठीक है, पुट द नेक्स्ट पॉइंट इज, इनफैक्ट पुट द नेक्स्ट हेडिंग इज conduction of charges between two spheres. Conduction of charges between two spheres. Specifically और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज अब इंपॉर्टेंट है, हमें इसके बारे में ज्यादा अच्छे से डिटेल में समझना है, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं या इन क्वेश्चंस का इस्तेमाल आगे अगले क्वेश्चंस में हो सकता है ना। तो ये एक अच्छा सिचुएशन होता है और इसको अपन थोड़ा डिटेल में अच्छे से समझेंगे भी कि मान लो हमको दो स्फीयर दिए हुए हैं, ठीक है, लेट अस से वी हैव टेकन वन स्फीयर ए एंड सेकंड स्फीयर बी, ये दो स्फीयर, इन दोनों स्फीयर्स का रेडियस भी अलग अलग है। पहले का रेडियस हमने ले लिया, लेट अस से ये सेंटर है इसका, यहां से इसका रेडियस r1 हो गया, ये एक सेंटर है, इस यहां से इसका रेडियस r2, और इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया थ्रू अ वायर। जब हमने इन दोनों को कनेक्ट किया, ये रेडियस अपने को कितना दिया हुआ है बेटा? ये रेडियस अपने को दिया है r1, ये रेडियस अपने को दिया है r2, इस पर चार्ज q1 था, इस पर चार्ज q2 था, लेट अस से इनिशियल चार्ज, है ना। द मोमेंट आई कनेक्ट दिस, अब मुझे बताओ बेटा चार्ज किस स्फीयर से किस में ट्रांसफर होगा, गिवन दैट आपको दिख भी रहा होगा कि r1 छोटा है, r2 बड़ा है, r1 इज लेस देन r2। बताओ क्या होगा, चार्ज कहां से कहां ट्रांसफर होगा? R2 से R1। क्यों? R2 में ज्यादा मास है। फिर से वही बात, जो पढ़ते हो उस चीज को एड ऑन ही नहीं करते। मास का चार्ज के ट्रांसफर से क्या कोई लेना देना है? मास का चार्ज के ट्रांसफर से कोई लेना देना नहीं। चार्ज ट्रांसफर किस वजह से होता है? चार्ज ऑलवेज गेट्स ट्रांसफर्ड बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो वी हैव टू चेक विच बॉडी हैज हायर पोटेंशियल। जब तक हम ये चेक नहीं करेंगे कि इसका पोटेंशियल ज्यादा है, वी विल नेवर बी एबल टू से कि चार्ज किधर से किधर जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? यस सर। फंडे बिल्कुल क्लियर रखो। क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है या ऑल क्लियर है? हाँ कुंज, ऑल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर? सर पता नहीं क्या बोले। हाँ चलो यहां आओ, तुम्हें अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। अब यार इधर पे देखें तो देखिए सी टेस्ट, ये r1 डिस्टेंस है, ये r2 रेडियस है। जो भी किसी भी स्फीयर पर नॉर्मली जो पोटेंशियल होता है, वो पोटेंशियल वंस अगेन इसको हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे, वो पोटेंशियल होता है k/r। तो ऑब्वियसली पोटेंशियल किस पर डिपेंडेंट है? पोटेंशियल इज डिपेंडेंट ऑन Q/R। तो चार्ज ट्रांसफर होगा या नहीं होगा, ये किस पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा उनके Q/R रेशियो पर। पहला पॉइंट, इज दैट क्लियर और नॉट? Yes, sir. So the first thing that you have to understand is the transfer of charge between two spheres
depends upon their Q by R ratio. सर इसमें K कांस्टेंट है। K is a constant which is a electrostatic constant. इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। अभी हम पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें पढ़नी है अभी तो अपने को। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तो अभी हम पहला स्टेज पढ़ रहे हैं। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बताता जा रहा हूं क्योंकि ये फॉर्मूले हम बाद में पढ़ेंगे भी, तो उन चीजों को आप यहां से रिलेट करके चले, अच्छा ये हमने वहां पढ़ा था, इसको ऐसे यूज करना है, ठीक है? यस सर। तो जो भी ट्रांसफर ऑफ चार्ज है वो किस पर डिपेंड करेगा? वो Q बाई आर रेशियो पर डिपेंड करेगा। जिसका भी Q बाई आर रेशियो ज्यादा होगा वो क्या होगा? वो हाई पोटेंशियल होगा, और वो हाई पोटेंशियल होगा तो उससे पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा, नेगेटिव चार्ज उसकी तरफ जाएगा। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। अब चलो चार्ज फ्लो करना शुरू कर दिया। मान लेते हैं Q1 बाई R1 इज ग्रेटर देन Q2 बाई R2। मतलब चार्ज फ्लो कहां से कहां करने लगा बेटा? Q1 वाले स्फीयर से Q2 वाले स्फीयर की तरफ करने लगा पॉजिटिव चार्ज। यस सर। है ना? यस सर। अच्छा, ये फ्लो जब ये पॉजिटिव चार्ज यहां से जाएगा तो इसका पोटेंशियल क्या होगा? इसका पोटेंशियल फिर धीरे धीरे कम होगा, और इसका पोटेंशियल क्या होगा? इसका पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, तो अब Yes, ये sir. कंडीशन ऐसी हो गई, एक पोटेंशियल ये था, एक पोटेंशियल ये था। अब ये पोटेंशियल कम हो रहा है और ये पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो देयर विल कम अ कंडीशन जब दोनों के पोटेंशियल क्या हो जाएंगे? बोथ द पोटेंशियल विल बिकम इक्वल। और जब दोनों के Equal. पोटेंशियल बराबर हो जाएंगे, इन दैट कंडीशन क्या फर्दर चार्ज फ्लो होगा? नहीं। नो सर। तो चार्ज फ्लो विल स्टॉप। सेकेंड थिंग जो आपको समझनी है, दैट इज चार्ज फ्लो विल स्टॉप once their potential becomes equal. ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं Q बाई आर रेशियो बिकम्स इक्वल। एनी प्रॉब्लम इन दिस? नो सर। तो अब आपसे बोला जाए कि दो स्फीयर को कनेक्ट कर दिया, तो उन पर जो चार्ज फ्लो कब तक होता रहेगा? जब तक कि उन पे जो फाइनल चार्जेस हैं, फाइनल चार्जेस का जो Q बाई आर रेशियो बराबर नहीं हो जाता, तब तक उन पर चार्ज फ्लो होता रहेगा कि नहीं होता रहेगा? यस सर। हाँ, तो मान लेते हैं कि फाइनली अगर हम कहें इस बॉडी पर Q1 डैश चार्ज आ जाता है, ये इसका फाइनल चार्ज है, और फाइनली इस बॉडी पर Q2 डैश चार्ज आ जाता है, ये Q2 डैश इसका फाइनल चार्ज है। तो अब मुझे बताओ फाइनल सिचुएशन में क्या होगा? कैन आई से Q2 डैश बाई R2 शुड बी इक्वल टू Q1 डैश बाई R1? यस सर। सो फाइनल सिचुएशन में आई कैन राइट इट एज फाइनली Q1 dash by R1 is equal to Q2 dash by R2। मतलब क्या हो जाएगा बेटा? मतलब हो जाएगा Q1 dash by Q2 dash is equal to R1 by R2। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि कोई भी दो स्फीयर्स हैं, अगर हम उनको कनेक्ट करते हैं, तो जैसे ही हम उनको कनेक्ट करेंगे, द चार्जेस will distribute in the ratio of their radius। रेडियस। है ना? चार्ज जो है वो Yes, किसके sir. रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? इन द रेशियो ऑफ देयर रेडियस डिस्ट्रीब्यूट होगा। रेडियस। ठीक है, तो आई से इट एज, पहले इसको नोट कर लो, फिर हम इसको फाइनली लिख लेंगे। नोट इट एज सो डन।
जन्नत बेटा आपके पास शेड्यूल नहीं पहुंचा था क्या आज? नहीं सर। ओके ठीक है, चलो कोई नहीं। कम हो गया बेटा? यस सर। चलो, so let's write down the next point is, एक सिंपल लाइन में हम इसको पूरा सॉल्व करके लिख देते हैं। when two spheres are connected to each other, total charge on them gets redistributed in the ratio of their radius. नोट कर लो, गोला बना लो, स्टार बना लो। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग, पहला पॉइंट जब भी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करोगे, ये पॉइंट आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। कभी भी क्वेश्चन दिखे, स्फीयर्स अगर दो कनेक्ट किए, तुरंत के तुरंत आपके दिमाग में आएगा पहला पॉइंट, अच्छा स्फीयर्स कनेक्टेड हैं, चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? इन द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। रेशियो ऑफ रेडियस, ठीक है ना? तो अब अगर मैं कहूं कि लेट अस से, उसी क्वेश्चन पे दोबारा से जाते हैं, पिछली स्लाइड पर जाएं, सी दैट इस पे चार्ज कितना था? Q1, इस पे चार्ज कितना था? Q2। तो Q2। टोटल चार्ज कितना था बेटा? टोटल Q1 चार्ज वाज Q1 प्लस प्लस Q2, है ना? और ये दोनों स्फीयर आपस में भले ही कनेक्टेड हो, लेकिन किसी तीसरी बॉडी से तो कनेक्टेड नहीं है। नहीं है। तो अगर ये तीसरी बॉडी से कनेक्टेड नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इन दिस कंडीशन वी विल स्ट्रेट अवे से इट इज, ये पूरा अगर दोनों को साथ लिया जाए तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम बन गया, क्योंकि ये किसी तीसरी बॉडी से कनेक्टेड नहीं है। और फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? हमेशा चार्ज का कंजर्वेशन फॉलो होता है। तो अगर ये जो सिचुएशन है, हम कह सकते हैं फाइनल चार्जेस जो Q1 डैश और Q2 डैश है, इनका जो टोटल वही होगा जो इनिशियल चार्जेस का टोटल था। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं? Q1 डैश प्लस Q2 डैश इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। एनी प्रॉब्लम इन दिस? सर, है ना? तो अगर ऐसा हो गया, और इनका रेशियो आपको पता ही है। चलो तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। जो हम डिस्कस कर रहे थे क्या था भाई? Q1 डैश बाई Q2 डैश कितना आया था बेटा अपने लिए? R1 अपॉन R2 आया था कि नहीं आया था? और Q1 डैश प्लस Q2 डैश कितना है बेटा? इट इज Q1 प्लस Q2 है कि नहीं है बेटा? तो यहां से बता दो Q1 डैश की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? रेशियो में पढ़ा होगा आपने, Q1 रेशियो दिया है, टोटल दिया, तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2। यस सर। Q2 डैश को क्या लिखोगे? R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2। तो आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम दी जाए जिसमें दो स्फीयर्स को या तीन स्फीयर्स को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट किया, आपके दिमाग में क्या आएगा? फाइनल सिचुएशन में टोटल चार्जेस के लिए Q1 by R1 should be equal to Q2 by R2 should be equal to Q3 by R3 and so on। तीन बॉडीज, चार बॉडीज, 10 बॉडीज, कितनी बॉडीज कनेक्ट किया जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो हमेशा रेडियस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट?
Yes, sir. नोट कर लिया इसको? यस सर। शिवराज, मुझे ये बताओ, ये Q1 डैश की वैल्यू डायरेक्टली कैसे लिख दी बेटा? सर अगर हम इन्हें डिवाइड करेंगे तो वो रेशियो आ जाएगा ऊपर वाला। क्या आ जाएगा? Q1 डैश बाई Q2 डैश इक्वल टू R1 बाई R2। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन हमने ये कैसे लिख दिया? कौन तुम बताओ फिर। सर जो पहला रेशियो वाला पॉइंट लिखा है सर, उसे सब्स्टिट्यूट कर दिया Q1 या Q2 की टर्म्स में। जन्नत बेटा तुम बताओ। जन्नत, प्रेमपाल, प्रेमपाल की भी आवाज नहीं आ रही। चलो सीट एज, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि अगर आपने वो चीजें 11th में अच्छे से नहीं देखी हैं तो एक बार फिर से समझ लो। दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो, और इन सब चीजों को हमें यूज करना है बहुत अच्छे से। एक बार मैं समझा देता हूं, बहुत अच्छे से समझ लो। मान लो अगर आपको कोई रेशियो दिया है, लेट अस से A रेशियो B is given to you as 2:3, लेट अस से फॉर एग्जांपल, है ना, और आपको दिया हुआ है A plus B is equal to let us say 20 मान लो। तो एक तरीका होता है कि हम A is equal to 2 के लिखते हैं, B equals to 3 के लिखते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। वो एक अलग तरीका है। हम इसको डायरेक्टली कैसे लिखेंगे? आई विल राइट इट एज A is equal to, आप ये ध्यान रखो, जो भी प्रॉपर्टी नंबर की होती है, नंबर हमेशा उसके रेशियो फैक्टर पे डिपेंड करता है। मतलब एक की जो वैल्यू है वो किस पर डिपेंडेंट होगी? 2 पर। बी की वैल्यू किसका मल्टीपल होगी? 3 का मल्टीपल होगी। ठीक है ना? तो हम ए को क्या लिखेंगे? हम इसको ऐसे लिखेंगे, ए इज इक्वल टू, ए का रेशियो फैक्टर कितना है बेटा? 2 डिवाइडेड बाई इस पूरे का रेशियो फैक्टर ए प्लस बी का। ए प्लस बी का रेशियो फैक्टर कितना होगा? 2 + 3 इनटू टोटल वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, दैट इज 20। ठीक है? बी इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे बेटा? बी इक्वल्स टू बी का रेशियो फैक्टर दैट इज 3 डिवाइडेड बाई पूरे का रेशियो फैक्टर कितना होगा बेटा? 2 + 3 इनटू टोटल वैल्यू दैट इज 20। मान लो यही क्वेश्चन होता, ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3 दिया होता आपको, और ये बोला गया होता कि 3a minus b is equal to 8. Calculate the value of a and b. तो मैं डायरेक्टली कैसे लिखता? I would have written straight away a is equal to, a का रेशियो फैक्टर बोलो कितना? a का रेशियो फैक्टर 2 डिवाइडेड बाई, अब क्या दिया है हमको? 3a minus b दिया है ना, तो हमको जो रेशियो फैक्टर लेना होगा वो भी 3a minus b का ही लेना पड़ेगा। अब बताओ a का रेशियो फैक्टर कितना है? 2, b का रेशियो फैक्टर कितना है? 3, तो 3a minus b का रेशियो फैक्टर कितना होगा? 3 into 2 minus 2 minus 3। b का रेशियो फैक्टर कितना है? 3 into टोटल वैल्यू इज 8। b को क्या लिखोगे बताओ? b को लिखोगे 3/3 into 2 minus 3 into 8। समझ में आया ना डायरेक्ट लिखना? यस सर। अब इसी को यहां पे देख लो,
Q1 डेज और Q2 डेज का रेशियो क्या है? R1/R2 है Yes, sir. है ना? Yes, sir. तो Q1 डेज का रेशियो फैक्टर क्या है? R1। Q2 डेज का रेशियो फैक्टर क्या है? R2। और Q1 डेज प्लस Q2 डेज टोटल वैल्यू आपको दी हुई है कि नहीं दी हुई है? तो अब बताओ क्या लिखेंगे? Yes, sir. Q1 डेज इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? Q1 का रेशियो फैक्टर, Q1 डेज का रेशियो फैक्टर डिवाइडेड बाय R1. टोटल का रेशियो फैक्टर इनटू R1 plus टोटल R2. वैल्यू। Yes, अंडरस्टूड और sir. नॉट? Q2 डेज को क्या Yes, लिखोगे? sir. समझ में आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. कोई दिक्कत? प्रेमपाल, शिवराज? No, sir. No, sir. So, चलो तो ठीक है, इसको नोट कर लो। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स को। नोट इट डाउन फास्ट। done, sir. डन? Yes, sir. चलो, राइट डाउन द क्वेश्चन। Two spheres A and B carries charge of 6 microcoulomb and -2 microcoulomb and have their radius as 10 centimeter and 30 centimeter respectively. If they are connected through a wire find out the charge flow through the wire and its direction of flow. Try out. चाय पियोगे? कुंज यही बोलता है। No.
ये दो स्फीयर्स हैं, ये स्फीयर ए है, ये स्फीयर बी है। ए पर चार्ज कितना है बेटा? 6 माइक्रोकूलम। बी पर चार्ज कितना है? -2 माइक्रोकूलम। रेडियस उनकी कितनी है बेटा? ए का रेडियस है 10 सेंटीमीटर और बी का रेडियस है 30 सेंटीमीटर। ठीक है ना? अब यहां से चार्ज किधर की तरफ जाएगा? ये तो वैसे भी हमें दिख रहा है बेटा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, मतलब ये नेगेटिव पोटेंशियल है तो ये लो पर होगा। तो हमें पता है, ये Yes, हम sir. आइडिया लगा सकते हैं कि पॉजिटिव पोटेंशियल, sir. नेगेटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव वाला ज्यादा होता है, नेगेटिव वाला कम होता है, इसलिए चार्ज ए टू बी जाएगा। कितना Yes, sir. जाएगा वो हम कैसे निकालेंगे? फॉर दैट हम सीधा सीधा यही बात करेंगे कि भाई जब हम चार्ज की बात करते हैं, मान लो इस पर फाइनल चार्ज आ जाता है Q1, इस पर फाइनल चार्ज आ जाता है Q2, तो भाई Q1 बाई Q2 कितना होगा? बताओ Q1 बाई Q2 कितना होगा? R1 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 अपॉन by R2. R2, मतलब कितना होगा R2. बेटा? 10 अपॉन 10 by 30, मतलब 1:3। 3. Yes, sir. Q1 बाई Q2 आ जाएगा। और Yes, sir. टोटल चार्ज कितना है बेटा? Q1 प्लस Q2, ये कितना है बेटा? Q1 प्लस Q2 है 6 माइक्रोकूलम माइनस 2 माइक्रोकूलम, मतलब 6 Four. माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम। तो टोटल चार्ज भी अपने को मिल गया। अब टोटल चार्ज भी मिल गया, रेशियो भी मिल गया, तो अपने को अगर निकालना हो कि भाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1, तो बता सकते हो Q1 कितना होगा बेटा? Q1 इज Yes, sir. इक्वल टू, Q1 का रेशियो 1 फैक्टर upon 1 डिवाइडेड बाई By टोटल का रेशियो फैक्टर 1 प्लस 3 1 plus 3. इंटू टोटल चार्ज कितना है? Four. 4 माइक्रोकूलम। 4. कितना हो जाएगा बेटा? ये 1. 1 micro. 1 माइक्रोकूलम। इतना आ गया बेटा? Yes, sir. अब आपको क्या निकालना है? आपको ये नहीं निकालना है कि चार्ज कितना फ्लो, चार्ज कितना रह गया। आपको कैलकुलेट करना है कि भाई फ्लो कितना हुआ। तो देखो पहले यहां पे कितना चार्ज था बेटा? पहले यहां पर 6 माइक्रोकूलम था और रह कितना गया बेटा? Yes, sir. 1 One. माइक्रोकूलम रह गया। 1. मतलब कितना चला गया होगा? So 5. तो चार्ज फ्लोन अगर हमको निकालना हो तो हम क्या कहेंगे? चार्ज फ्लोन इज इक्वल टू 6 माइक्रोकूलम माइनस 1 माइक्रोकूलम विच इज इक्वल टू 5 माइक्रोकूलम। और इसकी जो डायरेक्शन है वो कहां से कहां तक होगी बेटा? A टू A to B. A to B. समझ में आया ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चले Yes, भाई sir. अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। Two spheres A and B, two spheres A and B have radius as 5 centimeter and 10 centimeter respectively. Total charge on the spheres is 5 microcoulomb and when they are connected through a wire,
2 microcoulomb charge, 2 microcoulomb charge flows from A to B. Flows from A to B. Find out the initial charges on the sphere. Find out the initial charges on the sphere. सर जो टोटल चार्ज दे रखा है 5, वो दोनों वो स्फीयर सर- का चार्ज है। सर वो कनेक्ट करने से पहले है या बाद का है? दोनों ही सिचुएशन में सेम रहेगा। ओह चाहे यस सर, पहले करो चाहे बाद में करो, आइसोलेटेड सिस्टम है, यस सर। ठीक है ना। सो एक स्फीयर ए हो गया और दूसरा स्फीयर बी हो गया। ए और बी की बात की जाए तो ए पर कितना, ए का रेडियस कितना दिया है बेटा? सो 5 and 10 5 सेंटीमीटर। 5 and 10 दिया हुआ है रेडियस, है ना। ठीक है, सर। तो ये जो रेडियस हो गई ये आपको दी है 5 सेंटीमीटर। अनफॉर्चुनेटली गलत बन गया, तो इसको 5 सेंटीमीटर कर देते हैं, इसको 10 सेंटीमीटर। इनको हमने कनेक्ट किया एक वायर से, है ना, और वायर से कनेक्ट करने के बाद कितना चार्ज फ्लो कर रहा है और कहां से कहां फ्लो कर रहा है बेटा? कितना चार्ज फ्लो कर रहा है? सो 2 और किधर से किधर? सर, ए टू बी, है ना। A to B, 5 to 10। ए टू बी बोला है ना। तो ये Yes, sir. हमारे लिए स्फीयर ए है, ये हमारे लिए स्फीयर बी है। यहां से 2 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लो कर रहा है कनेक्ट करने के बाद। ये हमारे लिए कंडीशन दी। अब उन्होंने कहा है कि कैलकुलेट द टोटल अमाउंट, मतलब इनिशियल चार्जेस। तो इनिशियल चार्जेस की अगर हम बात करें, मान लो यहां पर Q1 था, यहां पर Q2 था, ठीक है ना। तो Q1 प्लस Q2 कितना है बेटा? 5 माइक्रोकूलम। और बाद में यहां पर Q1 डैश रह गया, इधर पर Q2 डैश रह गया, तो Q1 डैश बाई Q2 डैश कितना होगा बताओ? R1 by R2, R1 बाई R2 मतलब कितना होगा भाई? 1/2। 10 बाई 5 1/2। भाई Q1 डैश बी को लिया है हमने, यस सर, यस है सर। ना। तो 10 बाई 5 कितना हो जाएगा बेटा? 2। 2। और टोटल तो सेम रहना ही रहना है, तो Q1 डैश प्लस Q2 डैश इज ऑल्सो इक्वल टू 5 माइक्रोकूलम। तो यहां से हम Q1 डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या बेटा? बताओ Q1 डैश की वैल्यू Yes, कितनी sir. आएगी? Q1 5 डैश by इज इक्वल 3. टू 2 डिवाइडेड बाई 3 Oh sir, इनटू 10 by 3। 5 माइक्रोकूलम। मतलब कितना हो गया Yes, sir. बेटा? 10 10 बाई by 3। अब क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में ये दिया है कि इसके पास जो चार्ज है फाइनली वो आया है। कितना आया है बेटा? 2 माइक्रोकूलम। 2। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं भाई Q1 पहले था और 2 माइक्रोकूलम आया, तब जाके Q1 डैश बना कि नहीं बना? यस सर। तो क्या Yes, लिखोगे sir. भाई? Q1 प्लस 2 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू Q1 डैश। 10 by 3। यस सर। तो बताओ Q1 कितना हो जाएगा भाई? Q1 will be equal to Q1 dash, that is 10 by 3 माइक्रोकूलम माइनस 2 माइक्रोकूलम। कितना हो Yes, जाएगा sir. बेटा ये? दिस वैल्यू विल 4 बिकम by एज 3। 4 by 3 माइक्रोकूलम, है ना। ये आ गया चार्ज ऑन बी। तो ऑब्वियसली चार्ज ऑन ए आप कैलकुलेट कर सकते हो। चार्ज ऑन ए दैट इज Q2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 टोटल था, उसमें से 4 by 3 निकाल दो, तो जो बचेगा वो आपके पास Q2 आ जाएगा। Q2 कितना आ जाएगा बताओ?
Q2 आ जाएगा 11/3 11/3 यस माइक्रो कूलम। समझ में आया? यस तो आज की क्लास में आपने दो चीजें सीखी बेसिकली कि इंडक्शन क्या होता है और अगर हम दो स्फीयर्स को कनेक्ट करें तो क्या होगा, चार्जेस कैसे फ्लो करेंगे, किधर से किधर जाएगा, किस रीजन से फ्लो करता है। कंडक्शन का बेसिक मतलब आपको समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं आया बेटा? यस सर है ना? अब अगली क्लास में हम थोड़ा सा इसके लिए एडवांस सिचुएशंस को भी डिस्कस करेंगे। अभी तक हम दो को कनेक्ट कर रहे थे, अब हम कनेक्ट करेंगे 3 को, 4 को कनेक्ट करके देखेंगे। प्लस साथ ही साथ हम ये देखेंगे सिर्फ कनेक्ट नहीं करेंगे, हम टच भी कराएंगे कि भाई पहले को टच कराया फिर अलग कर दिया, क्या होगा। और इस फिनोमिना में और दोनों को वायर से कनेक्ट करने में क्या डिफरेंस है, ये दोनों चीजें हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है बेटा? और नेक्स्ट क्लास में इंडक्शन की प्रॉब्लम्स। फिर ये तीनों चीजें पढ़ने के बाद हमारा चार्ज का सेक्शन खत्म हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे कि चार्जेस पे जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए आपको एक डीपीपी देंगे, उस डीपीपी को अपने को सॉल्व करना। ओके यस सर ओके सर चल, गुड लक, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर।